कटनी में कव्वाल के द्वारा राष्ट्र विरोधी कव्वाली करने पर शिवराज सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार की ओर से कव्वाल नवाज शरीफ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि उनके खिलाफ धारा 153, 505 और 218 के तहत केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है और पुलिस कानपुर भी पहुँच गयी है। कानपुर पुलिस भी सहयोग कर रही है और जल्दी राष्ट्र विरोधी कव्वाल को राउंड अप कर लिया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि यह राष्ट्रवादियों की सरकार है। गौरतलब है कि कव्वाल ने कहा था कि अगर गरीब नवाज चाह ले तो हिंदुस्तान का पता नहीं चलेगा। मेरा कव्वाल जी से निवेदन है कि वो ठुमरी, दादरा, ख्याल कुछ भी गाएं, लेकिन देश के खिलाफ गाने का ख्याल ही निकाल दें। लेखक हो, गायक हो, शायर हो या कव्वाल, राष्ट्र विरोधी का दिल से ही निकाल दें ख्याल, क्योंकि यह राष्ट्रवाद का युग है। अब राष्ट्रवादी सरकार है और इस तरह का नहीं चलेगा। मैंने तत्काल ही उसमें प्रकरण रजिस्टर के आदेश दे दिए थे कव्वाल जी के खिलाफ में। आदरणीय शरीफ परवाज जी के धारा 153, 505 और 258 में कार्रवाई भी 98 में कार्रवाई हो गई है। केस रजिस्टर्ड हो गया है। हमारी 2 टीमें कानपुर उनको राउंड अप करने के लिए पहुंच चुकी हैं। कानपुर पुलिस सहयोग कर रही है और जल्दी राउंड अप वो हो जाएंगे। गुरुवार को सीएम शिवराज ने कैबिनेट की बैठक ली। कैबिनेट में किसानों को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। उन्होंने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ की फसल हेतु लिए गए ऋण को चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई बहन इस लोन को चुका नहीं पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफॉल्टर हो जाएंगे, इसलिए हमने ऋण चुकाने की तिथि को बढ़ाकर 15 अप्रैल करने का फैसला किया है। खरीफ फसल की ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल करने से किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफॉल्टर नहीं होंगे। इस अवधि के लोन के ब्याज की कुल राशि 60 करोड़ होगी, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है और कई किसान भाई बहन अब इस पैसे को भर नहीं पाए। अवधि समाप्त होने के बाद वो डिफॉल्टर हो जाएंगे और डिफॉल्टर होने के बाद फिर उनको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा और इसलिए आज प्रारंभ में ही हम ये फैसला कर रहे हैं कि खरीफ के फसल के लिए ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ा के हम आज 15 अप्रैल करते हैं ताकि सुविधा से किसान अपना लोन चुका सकें और वो डिफॉल्टर ना हो। लेकिन इस अवधि का लोन का जो ब्याज है वो सरकार को भरवाना पड़ेगा। और अभी मैंने पता किया कि अगर हम 15 दिन का भरते हैं 15 अप्रैल तक का, तो शायद वो 60 करोड़ के आसपास वो राशि आएगी। अब जितनी भी राशि आए वो किसानों की तरफ से सरकार भरवाएगी ताकि किसान 15 अप्रैल तक सुविधा से अपना लोन जमा कर सकें और डिफॉल्टर ना हो। भोपाल नगर निगम का सालाना बजट बुधवार देर शाम को आया। यह बजट तीसरी बार नगर निगम के प्रशासक द्वारा पेश किया गया है। गौरतलब है कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण नगर निगम के चुनाव नहीं होने के चलते नगर निगम प्रशासक द्वारा बजट जारी किया जा रहा है और इस बार भोपाल नगर निगम का कुल बजट 3104 करोड़ का बजट पेश किया गया। नगर निगम के बजट को लेकर पूर्व पार्षद और कांग्रेस नेत्री शबिस्ता जही ने सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि उनके वार्ड और शहर की हालत दयनीय है। बावजूद इसके कमिश्नर ने पूर्व जनप्रतिनिधियों से एक बार भी चर्चा करना उचित नहीं समझा और जनता के साथ धोखा करते हुए बोगस बजट पेश कर दिया। इतना ही नहीं, जो छोटे छोटे ठेकेदार सड़क नाली जैसे कामों को करते हैं उनका तक नगर निगम द्वारा पेमेंट नहीं किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने RTI भी लगाई है। बिल्कुल नहीं हुआ। पिछली बार भी पेश हुआ था, आज तक उसका कोई हिसाब किताब किसी को भी नहीं मालूम, क्योंकि ये कम से कम 3 साल से तो इलेक्शन नहीं करा रहे। तो कांग्रेस के या बीजेपी के किसी भी पार्षद को इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या बजट लाया गया है। प्रशासन, नगर निगम सरकार का ये दायित्व होना चाहिए कि भाई अगर हम लोग कारपोरेटर नहीं हैं
नगर निगम के अंदर, आज भोपाल के अंदर, तो उनको पूर्व पार्षदों को बुलाना चाहिए। कम से कम हम लोगों की समीक्षा या हम लोगों से कुछ मत तो ले सकते थे कि आपके वार्ड के अंदर क्या कमियां हैं और क्या पूरा करना है और क्या मूलभूत सुविधाओं पर हम खर्च कर सकते हैं। ये तो नगर निगम कर सकती है। पिछला आप उठाकर देख लीजिए, बिना नाथ मोहरी की नगर निगम है। पिछला संपत्ति कर का क्या हुआ, पिछला शिक्षा उपकर का क्या हुआ, पिछला पानी के जल को कहाँ खर्च की जो राशि आई थी पानी की जल की, उसको कहाँ खर्च किया गया, इसका कुछ भी ब्यौरा नगर निगम के पास में नहीं है। 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में शराब सस्ती मिलेगी। नई आबकारी नीति के तहत शिवराज सरकार ने सस्ता करने का निर्णय लिया था। वहीं 31 मार्च को दुकानों के ठेके खत्म होने पर दुकानदारों द्वारा 50% कम दामों पर शराब बेची जा रही है, जिससे कई दुकानों के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई है। सरकार द्वारा शराब को लेकर लिए गए इस तरह के निर्णय पर कांग्रेस ने सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि प्रदेश में दूध महंगा हो रहा है और शराब सस्ती हो रही है। यही भाजपा सरकार की नीति है। देखिए, दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि इस प्रदेश में दूध महंगा हो रहा है और शराब सस्ती हो रही है। होना उल्टा चाहिए कि शराब महंगी हो जाए और शराब कम से कम जगहों पर दिखे और दूध ज़्यादा से ज़्यादा बिके। जो दिखेगा वो बिकेगा। दूध के जो काउंटर हैं वो आपको कहीं ढूंढने से दूध मिलता है, लेकिन शराब जो है सरकार ने ऐसी व्यवस्था शिवराज सरकार ने की है कि वो गली गली गांव-गांव मिल रही है और हर नुक्कड़ पे मिल रही है। और इससे हमारी महिलाएं, हमारी बहनें सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं शराब से। और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो बच्चियों के मामा कहलाते हैं और बहनों के भाई कहलाते हैं। ये उनका कारनामा है कि बहनों को और प्रताड़ित करने का उन्होंने एक नया रास्ता बनाया है शराब के मामले में। हिंदू नववर्ष के अवसर पर राजधानी भोपाल में भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। यह कवि सम्मेलन कर्मश्री संस्था के द्वारा 2 अप्रैल को आयोजित होगा। रात 8 बजे से शुरू होने वाले इस कवि सम्मेलन में देश प्रदेश के ख्याति प्राप्त कवि शिरकत करेंगे। आयोजन की जानकारी देते हुए पूर्व प्रोटेम स्पीकर एवं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने बताया कि भारतीय नववर्ष पर कर्मश्री संस्था द्वारा परंपरागत रूप से आयोजित किए जाने वाले अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का यह लगातार 22वां वर्ष है। पिछले 2 वर्षों से कोविड के चलते यह आयोजन वर्चुअल हुआ था। इस बार यह भव्य आयोजन प्लैटिनम प्लाजा माता मंदिर टीटी नगर स्थित अटल पथ पर होगा। कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि ही कवि होते हैं। आप समझिए, मेरे को लगता है कि अभी तक के कवि सम्मेलनों को या आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, कवि सम्मेलन का मुख्य अतिथि ही कवि होता है और कवियों के और संत महंतों के द्वारा ही दीप प्रज्वलन होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सुविधा अनुसार भोपाल में होते तो अवश्य उसमें पधारते हैं और जो अन्य मंत्रीगण होते हैं, अन्य दलों के भी राजनेता हैं, वो भी इसमें सादर आमंत्रित होते हैं। सामाजिक व्यापारिक संगठनों के भी लोग इसमें आमंत्रित होते हैं। इसलिए कुल मिलाकर ये जन जागृति का कवि सम्मेलन है, ये राष्ट्रीय चेतना का कवि सम्मेलन है। इसलिए इस कवि सम्मेलन में आइए, आनंद लीजिए और शुभकामनाएं दीजिए और शुभकामनाएं लीजिए और आने वाला साल मंगलमय हो, ये परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।